हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। क्लास 11 की हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है, उसमें आज हम फिर से वन शॉट वीडियो के साथ आ गए हैं। और आज का ये वन शॉट वीडियो है स्टैंडर्ड 11 साइंस चैप्टर नंबर 8 बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, मेरे जो पिछले वाले वीडियोस है सभी में एक पैटर्न है, एक वन शॉट वीडियो बनता है, फिर उसके बाद वीएसक्यू क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपकी जो कोई भी एग्जाम्स है, अगर आप मिड टर्म एग्जाम्स है, फाइनल एग्जाम्स है, जब कभी भी कोई एग्जाम हो आपको रिवीजन करना है, अगर आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ऐसे वन शॉट वीडियो आपको बहुत ही यूजफुल होगा। सो चलते हैं आज के चैप्टर नंबर 8 बाइनोमियल थ्योरम के वन शॉट के साथ। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल द चैप्टर नंबर 8 है बाइनोमियल थियरम। अभी उसका पहले आप वर्ड्स पकड़ो। थियरम यानी कि एक आइडेंटिटी है, यहाँ पे एक फॉर्मूला है। बाइनोमियल, बाय दैट इज फॉर द टू, एंड नॉमियल दैट इज नॉर्म फ्रॉम द वर्ड नॉर्म दैट इज कॉल्ड टर्म्स। यानी कि दो टर्म्स के साथ जो कुछ भी आप करो उसको बाइनोमियल में कन्वर्ट किया जाता है। अभी मान लो कि आप आइडेंटिटीज पढ़ चुके हो 8, 9, 10 में। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अगर माइनस हो तो माइनस। ठीक है, अगर मैं क्यूब करूं तो सबको भी आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। लेकिन इसको मैं थोड़ा रीजनरेट स्टेप में लिखूँ या मॉडिफाई करके लिखूँ तो ऑब्वियसली ऐसा होगा 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अगर माइनस है तो ये सारे माइनस आएंगे, लेकिन यहाँ पे ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। ठीक है, ओके चलो। लेकिन अभी पावर्स में बढ़ा रहा हूँ, ये नेचुरल नंबर्स की ही पावर होगी, तो पावर्स बढ़ा रहा हूँ तो एक पैटर्न बन रही है। देखो यहाँ पे a है तो a इसका स्क्वायर है, लास्ट में इसका स्क्वायर आ गया। वैसे ही a का क्यूब है, लास्ट में b का क्यूब है। अभी अब a की पावर घट रही है, दैट आर डिक्रीजिंग, और b की पावर इंक्रीज हो रही है। तो बाइनोमियल थ्योरम एक फॉर्मूला है a प्लस बी रेज टू n। यस, n ऑलवेज नेचुरल नंबर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 के साथ आना चाहिए, क्योंकि 1 में तो कोई आएगा नहीं, वो तो सिंगल टर्म्स ही होंगे। सो इसकी फॉर्मूला है nc0 a रेज टू n b रेज टू 0, nc1 a रेज टू n माइनस 1 b स्क्वायर, nc2 a रेज टू n माइनस 2 b क्यूब अप टू n टर्म्स a रेज टू 0 b रेज टू n। देखो अभी आप चेक करो, अगर मैं 3 की पावर के साथ कंपेयर करूं तो 3c0 दैट इज 1, देन 3c1 आ गया 3 a स्क्वायर b, देन 3c2 अगेन 3, एंड फाइनल इज 3c3 दैट इज 1। सो अगर मैं इसको माइनस में लिखता हूं, बीच में माइनस हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वही का वही आएगा, लेकिन b की जो ऑड पावर है वहां पे माइनस सिग्नेचर आएगा। So this all about the साइन वैल्यूज। ओके, हाँ अभी लास्ट में कौन सा आएगा वी डोंट नो, ऑड है कि इवन है, उसके हिसाब से आप प्लस माइनस कर पाओगे। सो दिस इज द मेन फंडामेंटल फॉर दिस चैप्टर। ये आपको फॉर्मूला याद आनी चाहिए। इसके हिसाब से आपके अलग अलग एग्जाम्पल्स है। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको एक्सपांशंस वो लोग पूछेंगे कि एक्सपांशन करो, फिर न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन है 98 रेज टू 5, ठीक है, 99 रेज टू 3। तो कुछ भी नहीं करना है, इसको बाइनोमियल टर्म्स में कन्वर्ट करना है विदाउट कैलकुलेटर, यानी कि इसको कैलकुलेटर के साथ नहीं करना है। 100 माइनस 2 को रेज टू 5 करो, 100 माइनस 1 रेज टू क्यूब करो। ठीक है, सो दीज आर दी ऑल फर्स्ट कंसेप्ट जो एक्सपांशन के बेस पे है। एक दूसरी मजेदार चीज है कि यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो है उसका कोएफिशिएंट्स। यानी आप a रेज टू 4 तो लिखोगे, फिर a क्यूब b लिखोगे, फिर a स्क्वायर b स्क्वायर लिखोगे, फिर ab क्यूब लिखोगे, और लास्ट में b रेज टू 4। लेकिन इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है उसके कोएफिशिएंट्स, यानी ये वाले, ये जो है उसके कोएफिशिएंट्स है वेरिएबल्स के। सो अभी 4c0 यानी 1, 4c1 यानी 4, 4c2 यानी 6, ठीक है, फिर अगेन 4c3 दैट इज 4, एंड द लास्ट वन इज 1। तो ये चलो भाई 4c0 तो मुझे आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे पावर्स बढ़ने लगेगी तो उसका एक ट्राइंगल बनता है, उसको बोलते हैं वो लोग पास्कल्स ट्राइंगल। क्या बोलते हैं उसको? ये जो कोएफिशिएंट्स है वो बहुत ही बढ़िया एक ट्राइंगल क्रिएट करता है। यानी कि 1 से स्टार्ट करना है, ऐसे आएगा,
यानी कि आप 1 1 से स्टार्ट करो, n इक्वल्स टू 1 बराबर है, n इक्वल्स टू 1 लिखोगे तो आपका कोई कोएफिशिएंट सिंपल 1 1 ही होएगा। अगर n इक्वल्स टू 2 कर रहे हो सो 1 इन दोनों के बीच में 2 फिर 1। अगर आप n इक्वल्स टू 3 कर रहे हो सो 1 इन दोनों का टोटल 3, इन दोनों का टोटल 3 दैट इज 3 1। सो आप अगर देखो n इक्वल्स टू 3 में कोएफिशिएंट्स कौन से आए 1 3 3 1 हो गया। सो एक पैटर्न है, फिर अगेन 1 + 4 6 4 1, यानी कि एक ऐसा ट्राइंगल क्रिएट होता है, उसको बोलते हैं पास्कल्स ट्राइंगल। यानी कि ये जो कोएफिशिएंट्स है वो पैटर्न इस तरह से बना रहे हैं। दूसरा भी लॉजिक है लेकिन हम बाद में जाएंगे। इसमें एक पैटर्न कैसे बन रही है कि एक वैल्यू से स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है फिर मैक्सिमम जा रही है, यानी कि 1 टाइप ऑफ एक वैल्यू से स्टार्ट हुई फिर मैक्सिमम हुई फिर वहाँ से वहाँ रिपीट हो रही है। यानी कि यहाँ पे कोई एक मैक्सिमम वैल्यू है, ये जो वैल्यू है उसके सामने यही आएगी, ये जो वैल्यू उसके सामने यही आएगी, ये जो वैल्यू उसके सामने यही वैल्यू आएगी। सो रिपीटेशन भी हो रहा है, मैक्सिमम होने के बाद वैल्यू रिपीट हो रही है। देखो 1 4 6 फिर 4 1। अगर आप 5 की देखो तो 1 5 10 10 5 1 देखो, ठीक है। तो ये वाला जो कंसेप्ट है वो हम आगे जाएंगे, अभी 1 शॉट में मिडिल टर्म वाला कंसेप्ट है उसमें हम सिखाएंगे। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट फॉर दिस चैप्टर। तो फर्स्ट पार्ट इज ओवर, नाउ द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो चैप्टर्स का एक मेन पार्ट है, उसका हार्ट पार्ट बोलते हैं, उसको बोलते हैं जनरल फॉर्मूला और द जनरल टर्म। तो TR+1 NCR A⁻n−R P⁻R। अभी इसके हिसाब से 4 टॉपिक्स डिवाइड होते हैं। वो 4 टॉपिक्स कौन से, ये ऐसे बुक्स में नहीं समझाया हुआ है, मैंने अपने खुद का क्रिएशन से आपको समझा रहा हूँ कि पूरा चैप्टर ऐसे ये फॉर्मूला को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट फाइंडिंग टर्म्स, ठीक है, फाइंडिंग टर्म्स, यानी आपको कोई बोले कि एक एक्सपांशन है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, टेक्स्ट बुक का नहीं दे रहा हूँ, कोई अलग दे रहा हूँ, 2x - 1/x⁻7। अभी वो बोले कि फाइंड दी 6th टर्म। अभी इसमें एक लॉजिक क्या है कि a यानी क्या फर्स्ट टर्म, b यानी दिस इज सेकेंड टर्म, a यानी फर्स्ट टर्म, b यानी सेकेंड टर्म, ठीक है, n यानी x। जो मेन पोर्शन है ये पूरी फॉर्मूला में, जो मेन हीरो है ये है r वाला मेन हीरो है। अगर आपका r आ गया तो आंसर आ गया, मेन हीरो हमारा r है। सो ऑलवेज अगर 6th टर्म पूछ रहे हैं तो इसकी फॉर्मूला जैसे आप सेट करो, सो यू विल गेट r = 5। क्या मिलेगा, r = 5। देन आफ्टर यू कैन डू दिस प्रोसेस, 2x⁻7 - 5 × -1/x⁻5। अभी कैलकुलेशन के साथ मेरा कोई नाता नहीं है, मैं तो मेथड के साथ जा रहा हूँ, ठीक है। सो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। कोई भी टर्म्स आपको पूछ सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, कोई भी टर्म पूछते हैं तो उसकी r की वैल्यू 1 माइनस होगी, यानी कि 100th टर्म है तो 99 r की वैल्यू। अगर 8th टर्म पूछते हैं तो r की वैल्यू 7, अगर 10th टर्म पूछते हैं तो r की वैल्यू 9। दिस इज योर फर्स्ट टॉपिक टू फाइंड दी प्रॉपर स्पेसिफिक टर्म्स, ओके। चल, देन सेकेंड पार्ट इज फाइंडिंग कोएफिशिएंट्स। यस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है और इसमें बहुत सारे आपको सम्स आएंगे, ठीक है। अभी तो हम सम्स नहीं लेने वाले हैं, सिर्फ कंसेप्ट के साथ जा रहा हूँ। सो फाइंडिंग कोएफिशिएंट्स, सिंपल एक सम लेता हूँ, यही वाला जो लिया था वही ले रहा हूँ मैं, कि अगर आपको पूछे फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x², तो मैंने क्या बोला पहले से ही, r दैट इज आवर मेन पोर्शन। तो अभी यहाँ पे कोई टर्म डिसाइड नहीं हुआ है, सो यू हैव टू राइट लाइक दिस, TR+1 7CR 2x⁻7 - r एंड -1/x⁻7, ओह सॉरी r, ठीक है। अभी पहले उसको x की पावर सभी जहाँ अलग अलग जगह पे रखी हुई है उसको इकट्ठा करो, यानी कि 7CR 2⁻7 - r x⁻7 - r एंड -1/r x⁻r, ठीक है।
सो 7CR 2 रेज टू 7 माइनस आर माइनस 1 रेज टू आर एक्स की पावर 7 माइनस आर माइनस आर। ठीक है, सो नाउ अभी ये कन्वर्जन हो गया। अभी इसके कन्वर्जन के बाद मुझे फाइंड करना है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि जो एक्स की पावर है वो 2 होनी चाहिए। दिस इज अवर लॉजिक। सो 2r इक्वल्स टू 5, यानी कि यहाँ लोचा हो गया। क्या लोचा हो गया कि r विल नॉट बी योर नेचुरल नंबर। ठीक है, अगर वो लोग ऐसे पूछते, ये मैंने बेसिक वाला सम लिया है कि यहाँ पे आ ही नहीं रहा है, क्या r की वैल्यू नेचुरल में नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ पे मान लो कि मैंने एक्स क्यूब की पावर पूछी है, यानी एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट है। सो यू कैन ट्राई लाइक दिस 3, सो 2r इक्वल्स टू 4, r इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, अभी r इक्वल्स टू 2 इसमें डाल दो, यू विल गेट योर आंसर। कौन सा? कोएफिशिएंट वाला। कितना? बस इतने में ही आएगा, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कोएफिशिएंट ही फाइंड करना है। कोएफिशिएंट मीन्स व्हाट? जो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट जुड़ा हुआ है उसको हम कोएफिशिएंट्स बोलते हैं। ठीक है, सो होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। फिर इसके हिसाब से अलग अलग प्रूफ वाले सम्स भी है, थोड़े एडवांस लेवल के सम्स है, वो अराउंड 3 या 5 मार्क्स में भी पूछते हैं, वो आप एक बार टेक्स्ट बुक के सम्स प्रैक्टिस करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट थर्ड कंसेप्ट में जाते हैं। टू फाइंड दी कांस्टेंट टर्म, क्या फाइंड करना है? कांस्टेंट टर्म, उसको ऐसे भी बोलते हैं इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्स, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं द टर्म विच इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्स, यानी कि एक्स वाला पोर्शन ही नहीं है। यानी कि ये जजमेंट आपको लेना है कि कांस्टेंट टर्म किसको बोलते हैं हम। तो कांस्टेंट टर्म के लिए एक्स की पावर 0 होती है, तो उसको हम सेकेंड लैंग्वेज में ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज टू फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू 0। दिस इज बाय डिफॉल्ट स्टेप, यानी कि आपको अगर कोएफिशिएंट वाला कंसेप्ट आ गया है तो कांस्टेंट टर्म वाला आ ही जाएगा। तो ये देखो, इस वाले सम में हम क्या करें, अभी इसमें तो कोई कांस्टेंट टर्म मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि 7 माइनस 2r इक्वल्स टू 0, 2r इक्वल्स टू 7, सो r इक्वल्स टू 7/2। ठीक है, तो दैट इज नॉट अ नेचुरल टर्म, नेचुरल नंबर, सो इसमें कांस्टेंट टर्म मिलेगा ही नहीं, सारे के सारे वेरिएबल्स में ही आएंगे। लेकिन अगर मैं पावर चेंज कर दूँ, मान लो कि भाई 2x माइनस 1/x रेज टू 6 ले रहा हूँ, ठीक है, तो वही का वही कंसेप्ट आएगा, यानी 6CR 2 रेज टू 6 माइनस r माइनस 1 रेज टू r x रेज टू 6 माइनस r माइनस r। तो अगर आपको फाइंड करना है अभी, सो r इक्वल्स टू 3, सो यू विल गेट योर कांस्टेंट टर्म हियर ओनली। इस वाले पोर्शन में ही आपको कांस्टेंट टर्म मिलेगा, यानी कि 6C3 2 रेज टू 3 इंटू माइनस 1 रेज टू 3। यस, दिस इज ऑड पावर, सो माइनस में पूरा आंसर आएगा। समझ में आएगा? सो दीज आर द 3 टॉपिक्स दैट वी हैव कवर्ड इन दिस फॉर्मूला। अभी एक लास्ट वाला टॉपिक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए, एंड द लास्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और कई बार बच्चों को इसमें प्रॉब्लम भी होती है। द नेम इज टू फाइंड मिडल टर्म्स। क्या? टू फाइंड मिडल टर्म। मिडल टर्म और टर्म्स कुछ भी हो सकता है। क्यों? उसका मैं रीज़न बताता हूँ। अभी इसको अगर आप टेक्स्ट बुक के हिसाब से करने जाओगे तो थोड़ा लोचा हो जाएगा। इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी स्टैंडर्ड 10 की, जहाँ पे आप स्टैटिस्टिक पढ़े थे और वहाँ पे आप कुछ पढ़े थे, उसको बोलते थे हम मीडियन। वो मीडियन के हिसाब से हमको ये करना है। अगर मीडियन में हम पढ़े थे अनग्रुप डेटा वाला कंसेप्ट, याद हो तो, ठीक है, रॉ डेटा, तो उसमें हम क्या करते थे कि अगर ऑड है, ऑब्जर्वेशंस ऑड है, सो एक ही मिडल टर्म आएगा, ठीक है। अगर इवन है सो वी विल गेट 2 मिडल टर्म्स, ठीक है। अभी मीडियन तो एक ही होता है, लेकिन मिडल टर्म के हिसाब से फिर क्या करते थे हम, ऑड वैल्यू अगर होती ऑब्जर्वेशंस की तो यही वाला हमारा आंसर मीडियन का होता है। लेकिन इसमें हम मीडियन क्या करते थे, दोनों का फिर से एवरेज करते थे। यहाँ पे एवरेज करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ कंसेप्ट ही हमको रिवाइज करना है कि मीडियन में हम मिडल टर्म कैसे लाते थे। अगर टोटल ऑब्जर्वेशन ऑड है तो एक मिडल टर्म, टोटल ऑब्जर्वेशन इवन है तो 2 मिडल टर्म, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अभी चलो कंसेप्ट लगाते हैं ये वाले सम में। हाँ, तो अभी ये वाले सम में इतना लॉजिक है कि पहले n जो है
उस हिसाब से हम कभी भी नहीं करेंगे। टेक्स्ट बुक में ऐसा ही दिया है, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग जा रहा हूं, क्योंकि जब कभी भी पावर n होती है, ठीक है, लेकिन टोटल टर्म्स जो होते हैं वो n+1 होंगे। फिर से क्या, टोटल टर्म्स n+1, यानी कि 7 पावर है तो टोटल टर्म्स 8 होंगे, यानी इवन टर्म्स। अगर पावर 6 है तो टोटल टर्म्स 7 होएगा, यानी कि पावर जितनी है उससे एक ज़्यादा स्टेप्स, यानी कि एक ज़्यादा टर्म्स मिलेंगे। अभी इसके दो पार्ट्स, मान लो कि भाई n+1 ऑड है और n+1 इवन है। अगर n+1 ऑड है तो कितने मिडिल टर्म्स आएंगे? एक ही आएगा, एक ही मिडिल टर्म आएगा। और वो कौन सा वाला आएगा? तो ऑड में जब हम करते थे, याद करो कि ऑड वाले में n+1/2, ऑलरेडी ये n+1 है, तो हमारा टर्म कौन सा आएगा? n+1+1/2 वाला टर्म आएगा। ठीक है, अभी यही सोच के रखो और इसको जोड़ो हमारे पहले कंसेप्ट के साथ। यानी कि मान लो, चलो अभी ये सम के साथ ही करते, इसमें तो 7 दिया हुआ है इसलिए इवन में जाना पड़ेगा। तो इवन है तो 2 मिडिल टर्म। सो कौन सा वाला मिडिल टर्म आएगा? एक Tn/2 वाला एंड उसकी बाजू वाला। ठीक है, चलो ये सम के लिए हम ट्राई करते, फिर इसको जोड़ते हैं फर्स्ट टॉपिक के साथ। मान लो कि 7 है, थोड़ा कैलकुलेशन करो दिमाग, आप नोट पेन लेके भी बैठ सकते हो। ये 7 है, टोटल टर्म्स कितने आएंगे? 8 यानी कौन? इवन यानी कितने मिडिल टर्म्स? 2 मिडिल टर्म्स। 2 मिडिल टर्म्स है, n/2 यानी कौन? 4th, और उसके बाजू वाला कौन? 5th। तो T4 एंड T5 फाइंड करना है। यहाँ पे आ जाओ कि मुझे T4 एंड T5 फाइंड करना है। ये कंसेप्ट के साथ जुड़ जाओ। अगर ये कंसेप्ट के साथ जुड़ जाए तो r = 3 एंड r = 4। r की वैल्यू याद ही नहीं रखनी है हमें, सिर्फ टर्म याद रखो, r की वैल्यू तुरंत मिल जाएगी। बुक वाले क्या करते हैं, हमें r को याद रखने को बोलते हैं कि r की वैल्यू याद रखो। r की वैल्यू याद ही नहीं रखनी है भाई, टर्म मिल गया फिर तो r की वैल्यू मिल ही जाएगी -1 करके। सो 7 है तो 8 टर्म्स है तो इवन 2 आएंगे। 2 कौन से आएंगे? 4th वाला टर्म एंड 5th वाला टर्म। अभी 4th वाला टर्म आएगा कि r की वैल्यू 3 रख के आप जनरल टर्म में आंसर ला दो। फिर सेकंड r = 4 रखो। अगर मान लो कि इसकी पावर 6 है, सो टोटल टर्म्स कितने आएंगे? 7। कहाँ पे जाएगा? ऑड में, यानी एक ही मिडिल टर्म। अभी एक मिडिल टर्म है और टोटल टर्म्स 7 है, तो 7 + 1/2 यानी 4th वाला टर्म ही मिडिल टर्म आएगा, यानी T4। तो उसमें भी सेम आप r = 3 करके जा सकते हो। और एक दूसरी बात जो आपके बुक में नहीं है, मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट ऑलवेज हाईएस्ट होगा। बस ये याद रख लेना। क्या? मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट ऑलवेज हाईएस्ट होगा, जो मैंने पास्कल ट्रायंगल में बताया था, और जहां पे भी वैल्यू मैक्सिमम हो रही थी वही हमारी मिडिल टर्म है। आप याद करो n = 4 में कौन से आए थे? कौन से कोएफिशिएंट्स थे n = 4? थोड़ा रिवाइंड कर लेना, नहीं तो 1 4 6 4 1, तो ये 6th वाला। अब मान लो कि n = 4 है तो टोटल टर्म्स कितने आए? 5। तो 5 + 1/2 यानी 3rd नंबर वाला हमारा मिडिल टर्म है, और ये 3rd नंबर वाला टर्म उसका कोएफिशिएंट 6 है, एंड 6 ऑलवेज दी हाईएस्ट कोएफिशिएंट। सो ये भी एक इंटरलिंकिंग वाला कंसेप्ट है। वैसे तो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन कहीं आप अलग से प्रिपरेशन कर रहे हो, अलग से VSQ ट्राई करोगे, तब उसकी ज़रूरत पड़ेगी। सो एंड ऑफ दी वन शॉट, मेनली ये जो चैप्टर है उसमें ये एक फॉर्मूला उसका हार्ट है, उसमें से 4 टॉपिक डिवाइड होते हैं, और उसमें चारों का कुछ अलग अलग अपना एक क्या बोलते हैं उसका पोर्शन है। इसको करो फाइंडिंग टर्म्स, फाइंडिंग कोएफिशिएंट्स, कांस्टेंट टर्म, एंड लास्ट वाला एक मिडिल टर्म। ठीक है, सो होप आपको ये पूरा चैप्टर 15-20 मिनट जो कुछ भी हुई है उसमें समझ में आ गया होगा। उसके बाद आप चैप्टर रिवाइज करो, आपके पास सब कुछ फॉर्मूला आ गया। अगर आप नोट पेन लेके बैठे हो तो एक कंसेप्ट नोटबुक क्रिएट करो। दैट इज़ माय पॉइंट फॉर द मैथ्स प्रिपरेशन। जब कभी भी आप चैप्टर स्टार्ट करते हो तो उसकी एक कंसेप्ट नोटबुक आपके पास रहनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कंसेप्ट में ही मालूम होता है, फिर आप सॉल्व करने जाते हो तो प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो कंसेप्ट नोटबुक जितनी अच्छी होगी उसके हिसाब से ही आपको मैथ्स अच्छे से होगा। फिर हाँ, कंसेप्ट आता है लेकिन कहाँ पे यूज़ करना है वो एक अलग बात है।
ठीक है। तो वो अलग अलग VSQ क्वेश्चंस जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस मैं जो लेता हूँ वहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हो और ये वीडियोस देख सकते हो। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।